हमने पढ़ा था कॉमन टीम कम्युनिकेशन के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज टू इंप्रूव टीम कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ओपन डोर पॉलिसी क्या होती है? अप्रिसिएशन इन पब्लिक एंड क्रिटिसिज्म इन प्राइवेट। कल्टीवेट ओपन डोर पॉलिसी मतलब ऐसा नहीं कि अगर मुझे बहुत सोचना पड़े मैनेजर के पास जाने से पहले कि मैं पूछूं या नहीं पूछूं। मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन फॉलोइंग द ओपन डोर पॉलिसी व्हिच एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू आस्क क्वेश्चन, रेज कंसर्न, शेयर एक्सपीरियंस, पुट फॉरवर्ड नोवेल आइडियाज। पोस्ट फोर्स ये सब कहां से आ रहे हैं? ओपन डोर पॉलिसी से। एक्सचेंज फीडबैक क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस में वन टू वन चलता है या क्वार्टरली रिव्यूज चलता है, जिसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज अपने मैनेजर के लिए और मैनेजर अपने एम्प्लॉयज के लिए फीडबैक्स देते हैं ताकि आगे इंप्रूवमेंट हो। अगर आप कुछ कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो कि हम अगर ये चेंज करें तो ये बेटरमेंट हो सकता है, ये कैसे होगा? फीडबैक एक्सचेंज करने से होगा। फिर क्या आता है हमारा? टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस बस नाम की फन फ्राइडेज होती है, नाम की एचआर एक्टिविटीज होती है कहने की बात है, पर टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस होती है कि ऐसी चीजें करिए जिससे टीम की बॉन्डिंग बिल्ड हो। हर चीज बिजनेस नहीं होती, आपका अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि आपको बिजनेस ही रन करना है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद क्या है हमारा? टीम आउटिंग, एक्सर्शन गेम्स, ये सब चीजें क्या है? टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज है। टीम लंच, टीम एक्टिविटीज, टीम स्पोर्ट्स डेज, वीकली एक्सरसाइजेज, ये सब किस लिए होती है? टीम बिल्डिंग करने के लिए। एक्सचेंज फीडबैक। फिर आता है हमारा यूज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी से हमारा कम्युनिकेशन कितना ईजी हो गया। अगर मुझे कुछ पूछना है तो आई जस्ट पिंग माय मैनेजर या पिंग माय सबऑर्डिनेट्स टू गेट मी दिस। टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइडेड टूल्स फॉर टीम फॉर बेटर। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है टीम मतलब बिल्डिंग के लिए, टीम कम्युनिकेशन के लिए। जूम, टीम्स, ये सब क्या है? ये सब कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए। पहले अगर फोन्स नहीं होते थे तो कुछ क्वेरी पूछनी है मुझे, कुछ भी काम से रिलेटेड पूछना, मुझे वेट करना पड़ेगा कब ऑफिस खुलेगा, कब मैं जाऊंगा, कब मैं पूछूंगा। तो इससे क्या हो गया? हमारा कम्युनिकेशन ईजी हो गया, कोलैबोरेटिव हो गया, प्रोग्रेस रिव्यू, वर्क फ्लो, डेडलाइंस, ये सब क्या है? ये सब हम बहुत इजीली देख सकते हैं। एड्रेस पर्सनल डाइवर्सिटी क्या होती है? कि हमें डाइवर्स एम्प्लॉइज रखने चाहिए। हमें बिल्कुल रेसिस नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मेल्स फीमेल्स एम्प्लॉइज का रेशो हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, और हमें हर कल्चर से करना चाहिए। अब जैसे एलजीबीटी को प्रमोट कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स, किस लिए कर रहे हैं? पर्सनल डाइवर्सिटी के लिए। जैसे अगर कोई व्हाइट है, ब्लैक है, ब्राउन है, सबको हायर करना चाहिए, हर प्रोफेशन को हायर कर लेना चाहिए। कम्युनिकेशन ट्रेनिंग क्या होती है? हमें सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स देनी चाहिए ताकि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, जो बात करने में घबराते हैं, जो बोल नहीं पाते, पूछ नहीं पाते, वो क्या हो, उनकी ये जो स्ट्रेंथ बिल्ड हो कम्युनिकेशन वाली। और चैलेंजेस इन टीम कम्युनिकेशन क्या क्या आते हैं? बायस टुवर्ड्स वंस ओन पोजीशन। क्या होता है? कौन कौन से हम चैलेंजेस फेस करते हैं? चैलेंजेस तो हम सिर्फ चैलेंजेस ही फेस करते हैं। बायस्ड होता है बिहेवियर। जैसे अगर कोई मैनेजर को 20 में से कोई 2 एम्प्लॉयी पसंद है तो क्या हो सकता है? मे बी वो बायस्ड हो सकता है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट समटाइम्स अ ग्रुप मेंबर टेक्स अ पोजीशन एंड डिफेंड्स अननेसेसरी एंड इन अ बिड टू प्रूव हिमसेल्फ राइट। कभी-कभी क्या होता है ना, मैनेजर सुनते ही नहीं, उनको लगता है कि भाई ठीक है। ये सब क्या है? हमारी एक्सप्लॉइटेशन है किसकी पोजीशन की। बायस टुवर्ड्स वंस ओन पोजीशन, कि मैं अगर सुपीरियर हूं तो जो मैंने बोल दिया वही ठीक है। इससे क्या होगा? टीम क्या सोचेगी? यार इसे तो बताने का कोई फायदा ही नहीं है। फिर आता है हमारा लैक ऑफ ट्रस्ट। लैक ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? लैक ऑफ ट्रस्ट होता है कि जो ट्रस्ट डेफिशिएंट होता है, मतलब एक टीम के बीच में अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे ए है और बी है, ए के पास कोई आइडिया आया कि अपने काम को इंप्रूव करने का, तो उसे पता है कि बी ही उसको इंप्लीमेंट कर सकता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। जैसे बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ए सेल्स में है या मार्केटिंग में है, तो ए क्या करता है? ए बी पे ट्रस्ट नहीं करता। अगर वो ट्रस्ट नहीं करेगा तो वो कम्युनिकेट नहीं करेगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी। सिंपल है। मेंबर्स अवॉइडिंग ईच अदर, अवॉइडिंग टीम मीटिंग्स, रिफ्यूजल टू सीक और ऑफर असिस्टेंस। जैसे इसने यहाँ से क्या था, बी से मतलब असिस्टेंट चाहा ही नहीं। लो मोरल क्या होता है? टीम का मतलब मोटिवेशन चला जाता है। लैक ऑफ वार्मथ। ग्रुप थिंक क्या होता है? व्हेन द ग्रुप मेंबर्स बिकम टू कंफर्टेबल विद ईच अदर, दे टेंड टू डिजायर ग्रुप कोहेजन टू सच एन एक्सटेंट दैट द ग्रुप स्टार्ट थिंकिंग ऑफ हैविंग अ कॉन्शियस ऑल द टाइम। अब क्या होता है? ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाएंगे अगर टीम के एम्प्लॉइज एक दूसरे के साथ, तो क्या करेंगे? मे बी वो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जा सकते हैं, या मे बी वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, मे बी वो एक दूसरे की गलतियां को छुपाना शुरू कर दे। ये सब क्या है? गलत है। इश्यूज विद कम्युनिकेशन टूल्स के साथ क्या क्या इशू आ सकता है हमारे? मेंबर्स ऑफ अ टीम में नॉट बी सिटिंग इन द सेम ऑफिस। जैसे अगर हम कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मे बी वो जिससे कम्युनिकेट करना है वो मे बी ऑफिस में ना हो। इनफैक्ट सम और इवन ऑल मेंबर्स मे बी वर्किंग फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। जैसे वर्क फ्रॉम होम है, अलग अलग लोकेशन पे है। मुझे कोई ऐसा असिस्टेंस चाहिए जिसमें मुझे चाहिए कि टीम मेंबर मेरे साथ हो, तो क्या होता है कि नहीं होगा, तो ये भी क्या है हमारा? एक डिसएडवांटेज ही है। उसके बाद क्या है हमारे? इन सच सिनेरियो द कम्युनिकेशन अमंग टीम मेंबर इज ओनली एज गुड एज द टूल्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। इफ देयर आर हाई-टेक क्लाउड-बेस्ड टूल्स फॉर कम्युनिकेशन, इट मेक्स थिंग्स प्रीटी सीमलेस। हाउएवर देयर मे बी मेंबर्स हु मे नॉट बी एज कंफर्टेबल विद सच टूल्स एज अदर्स। आजकल क्या होता है? मैं यहाँ बैठे-बैठे आपका डिवाइस भी ऑपरेट कर सकती हूँ। मैं क्या कहते हैं एक्सेस ले सकती हूँ आपके डिवाइस का, कुछ एडिट करना है वो कर सकती हूँ। मैं आपसे वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकती हूँ। लेकिन क्या ये सारी टेक्नोलॉजी सब कंपनीज के पास है? मे बी कोई ऐसी कंपनी होगी जिसका बजट इतना अच्छा नहीं होगा कि इतनी ज्यादा हाई-टेक टेक्नोलॉजी वो क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स यूज कर सके कि वो सेम ड्राइव को। तो ये सब क्या? ये सब इश्यूज है। हमें कोई भी चीज को ना ओवरऑल लेके चलना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम किसी एक हम अगर होटल्स का कंपैरिजन सिर्फ जेडब्ल्यू मैरियट, रेडिसन ब्लू, लीला से करें, तो हम उन लोगों के लिए पॉलिसी नहीं बना सकते ना जो लेस बेनिफिटिंग है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड क्या हो सकता है कि इतना ज्यादा अगर हम जैसे जूम पे बात करते हैं तो क्या होता है, एक टाइम पे हम एक ही इंसान की बात सुन सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग बोलने लग जाएंगे समझ नहीं आएगा। लेकिन वही अगर हम फेस टू फेस मीटिंग करें, मे बी इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। तो क्या हो सकता है? इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड ये भी है। हाइब्रिड टीम्स क्या होती है? हाइब्रिड टीम्स होती है कोविड 19 के बाद क्या हो गया? फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है कंपनीज में। पहले से वर्क फ्रॉम ऑफिस ऑफिस होता था, अब क्या है? वर्क फ्रॉम होम भी है। आधे लोग घर बैठे हैं, आधे लोग ऑफिस में बैठे हैं।
जो आधे लोग ऑफिस में बैठे हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, घर पे बैठे लोग काम कर रहे हैं, या घर पे जो काम काम कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं सिस्टम नहीं चल रहा है, तो क्या है वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव बोथ फॉर द एम्प्लॉयज एज वेल एज द एम्प्लॉयर, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, कंपनीज कैन हायर टैलेंट व्हिच मे नॉट बी अवेलेबल लोकली, हेल्प इन अटेंडिंग वर्क लाइफ बैलेंस। ये कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं। क्यों वर्क लाइफ बैलेंस बढ़ गया? पहले अगर आपको कहीं ऑफिस जाना है, आपको 2 घंटा ट्रैवल करके जाना है, 2 घंटा ट्रैवल करके आना है, 9 + 4 13 आवर्स की शिफ्ट हो गई। यही अगर आप 9 आवर्स वाला घर पे करोगे तो आप बहुत टाइम भी सेव कर लेते हो। कॉस्ट इफेक्टिव भी, एम्प्लॉय की कॉस्ट लगती है आने जाने में। और जैसे कंपनी कोई ऐसे टैलेंट को हायर करना चाहता है जो बहुत स्पेसिफिक है अपने टैलेंट को लेके, तो उसको कहीं भी बैठ के हायर कर सकते हैं। ये सब चीजें क्या होती है, हमारी कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब हर चीज के चैलेंजेस भी होते हैं, हर चीज के बेनिफिट्स भी होते हैं, ये हमें देख के चलना होता है, और ये तो आप अपने आसपास की लाइफ से इतना ऑब्जर्व करके लिख सकते हो। नेगोशिएशन, नेगोशिएशन क्या होता है? नेगोशिएशन रेफर्स टू दी, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएशन रेफर्स टू दी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन क्या होता है? सेल्स और परचेज टीम में, जैसे मैं आपको एक प्रोडक्ट बेच रही हूँ, मैं आपको लैपटॉप बेच रही हूँ, या मैं आपको मेरे लेसन बेच रही हूँ, तो क्या है, मैं बोलूंगी कि आप इसको 1 लाख रुपए में खरीद लो, वो बोलेगा नहीं मैं तो 20 में ही खरीदूंगा। मम्मी करती है ना, 1,000 रुपए की चीज 200 रुपए में दो भैया। Negotiation refers to back and forth communication or a dialogue between two or more parties to reach an agreement on issues that concern these parties, where there may be some common interest and some common conflicting interest. जहाँ common interest भी हो सकते हैं, common conflicting interest भी हो सकते हैं। People negotiate, जैसे आपने मनी हाइस्ट में देखा होगा, वो negotiate करती है क्या, कि इन लोगों को छोड़ दो, पैसा ले जाओ भाई, इन लोगों को छोड़ दो। बैंक वो जब बैंक हाईजैक कर लेते हैं, पीपल नेगोशिएट रूटीनली इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। However, some negotiation are rather challenging that require certain skill set for achieving a, हम क्या है, हम हर रोज अपनी लाइफ में करते हैं भैया, 20 रुपए के टमाटर के साथ धनिया दे दो, ये भी क्या है, नेगोशिएशन है। इसमें क्या है, हम पैसे चाहे कम ना करवाएं, हम क्या कर रहे हैं, एक ऑफर ऐड करवा रहे हैं। या मान लो 110 रुपए की चीज हुई, हमने कहा भैया 100 रुपए ले लो ना, या कम करो ना, ये सब क्या है, हमारा डेली लाइफ नेगोशिएशन है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आप इतना कैजुअली नेगोशिएट नहीं कर सकते। जैसे दो कंट्रीज के बीच में नेगोशिएशन है किस चीज की, कि वो डिफेंस के टूल्स भेजेगी, डिफेंस की चीजें भेजेगी, उसके लिए वो नेगोशिएट करेगी कितना बजट सेट करे, कितना हम पे करेंगे। या या एक बैंक दूसरे बैंक को खरीदे तो वो नेगोशिएट करती है। तो नेगोशिएशन किस लिए होती है, ताकि सब लोग कॉमन एग्रीमेंट पे पहुंच जाए। अब टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन, कितने टाइप्स की नेगोशिएशन होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। दीज आर द नेगोशिएशन व्हिच द इन्वॉल्वड पार्टीज नेगोशिएट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फिक्स्ड वैल्यू। इन सच नेगोशिएशन one's gain is a result of the share foregone by the other। जैसे क्या एग्जांपल था, जैसे मैंने बोला कि 1,000 रुपए का चीज है, क्या है, पार्टी पार्टी ए बोलती है कि वो 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, वही पार्टी बी बोलती है कि नहीं, उसको 2.5 लाख रुपए ही चाहिए। ज्यादा जीरोस हो गए क्या ये? अ, पार्टी बी क्या बोलती है, नहीं मैं तो 2.5 लाख रुपए ही लूंगा। फिर ये लोग नेगोशिएट करते हैं, तो ए और बी एक ऐसे अग्रीमेंट पे आते हैं कि कितने रुपए का अग्रीमेंट होता है, 180 का। ये क्या है, नेगोशिएशन है। ए और बी ने ये अग्री किया कि हम, अब क्या है इसमें, ए का तो लॉस है, ए 1 लाख रुपए देना चाहता था लेकिन वो 80,000 एक्स्ट्रा दे रहा है। इसमें बी का भी लॉस है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, बी का गेन है। पहले वो 1 लाख रुपए में भी दे देता, लेकिन अब वो 1,80,000 में दे रहा है। ए की मान लो कॉस्ट सिर्फ 80,000 रुपए थी, लेकिन वो कितने में दे रहा है उसको, वो दे रहा है 1,80,000 में। तो क्या है, किसी एक का जो गेन हो सकता है वो दूसरे का रिजल्ट हो सकता है। दीज नेगोशिएशन आर लाइक जीरो सम गेम्स वेयर द गेन ऑफ वन इज द लॉस ऑफ द अदर। इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटिव क्या होती है, the negotiation where multiple factor and trust are under discussion and provide an opportunity to the negotiators to satisfy the needs of each party are called integrative negotiation। क्या होता है, कभी कभी सिर्फ एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है नेगोशिएशन में, सिर्फ यहाँ पे लेट्स से पैसा इन्वॉल्व नहीं था, इसमें इन्वॉल्व था कि अगर आप 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदोगे ना, तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप 1,80,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदोगे, तो आपको 5 इयर्स की गारंटी मिलेगी, या लाइफ टाइम गारंटी मिलेगी, या वारंटी मिलेगी, या आपको इंस्टॉलेशन फ्री मिलेगा, या आपको 10 इयर्स की सर्विसेज मिलेंगी। ये सब क्या है, नेगोशिएशन जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अब लेट्स से 2 लाख रुपए का मैंने अग्रीमेंट किया, वो बोल रहा है 2 लाख रुपए में गुड्स मिलेंगे, वो बोलेंगे नहीं, मुझे 2 लाख के अंदर ही 5 साल की गारंटी नहीं, मुझे लाइफ टाइम गारंटी चाहिए। ये सब क्या है, इंटीग्रेटर। अब क्या आता है, इट कैन पोटेंशियली टर्न आउट टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर दी पार्टीज इन्वॉल्व। तो जहां वो 180 का अग्रीमेंट हो रहा था, वो 2 लाख रुपए देने के लिए रेडी है, लेकिन उसको क्या होगा, उसको वो बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। तो ये दोनों के लिए क्या है, विन विन सिचुएशन है। टीम नेगोशिएशन क्या होता है, द नेगोशिएशन व्हिच इज कंडक्टेड बाय अ टीम ऑफ नेगोशिएटर्स फ्रॉम ईच साइड इज कॉल्ड एज टीम नेगोशिएशन। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जितनी लॉ फर्म्स है, जितनी कॉर्पोरेट फर्म्स है, इन सब के क्या होते हैं, नेगोशिएटर्स होते हैं, हायर्ड नेगोशिएटर्स होते हैं, खुद से नहीं बहस करते। वो टीम नेगोशिएटर्स की टीम क्या करती है, वो प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाती है कि कैसे हम वो करेंगे, क्या नेगोशिएट करेंगे, कितना पैसा देंगे। एन ऑटोमेटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंडिया इज इंटरेस्टेड इन एंटरिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर विद अ जापानीज कंपनी। अब अगर जापानीज कंपनी आई, जापानीज कंपनी ने बोला मुझे रिलायंस के साथ काम करना है, रिलायंस ने बोला 500 बिलियन का ये अग्रीमेंट होगा, तो जापानीज कंपनी बोल देगी हाँ ठीक है ले लो। जापानीज कंपनी के नेगोशिएटर्स आएंगे, वो बोलेंगे नहीं, कि हम 500 बिलियन में कंपनी नहीं खरीदेंगे, हमें तो सिर्फ कंपनी का पार्ट बनना है। तो वो बोलते हैं ठीक है, आप 100 बिलियन डॉलर्स दो, 100 बिलियन डॉलर में आप 50% हमारे वो बन सकते हो, या 60% बन सकते हो। वो बोलते हैं नहीं, मुझे 60% नहीं चाहिए, मुझे 70% चाहिए विद 2% रॉयल्टी। शार्क टैंक अगर आप देखते हो, तो वो क्या है, वो टीम नेगोशिएशन है, वो नेगोशिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर टीम इन्वॉल्व होती है जो पूरी रिसर्च एनालिसिस करती है। मल्टी पार्टी नेगोशिएशन, जैसे उसका नाम से ही पता लग रहा है, बहुत सारी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, या बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ मैं, फ्लाईओवर बनाना है, फ्लाईओवर बनाने का टेंडर है, 6-7 लोग आए, वो नेगोशिएट कर रहे हैं, मैं तो 10 लाख में बना दूंगा, मैं तो 80 लाख में बना दूंगा, तो 50 लाख में बना दूंगा। फिर वो नेगोशिएट कर रहे हैं, नहीं हमें तो 8 लाख में चाहिए, हमें तो 15 लाख में चाहिए। ये क्या है, मल्टी पार्टी नेगोशिएशन है, जहाँ बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। वन टाइम और वन शॉट नेगोशिएशन, वन टाइम और वन शॉट नेगोशिएशन क्या होती है, कि जो एक ही बार होती है, ऐसे नहीं आपको उस चीज के लिए बार बार नेगोशिएट करना पड़ेगा।
since there is no intention of long term engagement, the parties can potentially resort to unethical means. मतलब कैसे होता है ना, अब कभी कभी हम एक होटल में जाते हैं, बोलते हैं नहीं भैया आप ज्यादा करो, हम क्या सोचते हैं, अरे कौन सा कल इससे मिलना है, जो करना है कर लो ना, कौन सा कल इससे मिलना है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड अ मूवी theater and see the houseful sign and decide to purchase a ticket from a black marketer, then later may resort to unethical means to sell the ticket. His or her only aim is to sell a high price, your is to get it at a cost as close as the window price. दोनों का बेनिफिट है, दोनों को दोबारा तो मिलना नहीं, लेकिन अगर कोई कॉर्पोरेट पार्टीज है, लॉ फर्म्स है, उनको तो बार बार मिलना पड़ेगा ना. तो वहां पे हम ये सब नहीं, हम अनएथिकल बिहेवियर नहीं दिखा सकते. सम की नेगोशिएशन स्किल्स: प्लानिंग, कम्युनिकेशन, रिसोर्सफुलनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्टिव लिसनिंग और पर्सुएसिवनेस, आइडेंटिफाई ट्रेड ऑफ. इसका मैं क्विक क्विक मीनिंग बताऊंगी. प्लानिंग मतलब आप नेगोशिएट करने से पहले प्लान करके चलोगे कि आप ये आपका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट है कि इससे नीचे आप नहीं आ सकते, और जो आपके शॉर्ट टर्म और मिड टर्म लॉन्ग टर्म रेमिफिकेशन है नेगोशिएशन के लिए, वो आप बना के चलोगे, आप बिल्कुल प्लान करके चलोगे आपको क्या क्या बोलना है, क्या क्या पॉइंट्स रखने हैं. कम्युनिकेशन मतलब आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो. लेट्स से मैं बीइंग अ इंडियन कॉर्पोरेट नेगोशिएटर इज नेगोशिएटिंग विद अ जापानीज बिजनेसमैन, सो माय मींस ऑफ कम्युनिकेशन विल बी, लेट्स से ऑनलाइन, मे बी आई कांट स्पीक जापानीज, सो आई हैव टू हायर आई हैव टू हायर अ ट्रांसलेटर. तो ये सब क्या है, जो हम मीडियम यूज कर रहे हैं. अब नॉन वर्बल क्यूज भी हो सकते हैं, मे बी मैं रिटन फॉर्म में भेज दूं कि ये मेरा लास्ट ऑफर है, वो बोले नहीं नहीं हम आपको काउंटर ऑफर करना चाहते हैं, ये सब चीजें क्या होती है, कम्युनिकेशन. रिसोर्सफुलनेस क्या होता है, आपके रिसोर्सेज अच्छे रहने चाहिए. नेगोशिएट करने के लिए सिर्फ आपको बात करने की जरूरत नहीं होती. नेगोशिएट करने के लिए मुझे अगर कोई एक डील फाइनल करनी है, मुझे एक फाइनेंस एनालिस्ट को रखना पड़ेगा, जो एनालाइज करके दे कि 5 साल की परफॉर्मेंस कैसी है, अगले 5 साल की कैसे होने वाली है, क्या हमारा सही पैसा रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए, या मार्केटिंग टीम देखे कि इनका इनकी पोजीशन कैसी है. ये सब क्या है, रिसोर्सफुलनेस. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, मतलब अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही अच्छी नहीं है, तो आप कैसे नेगोशिएट कर सकते हो. मे बी वो आपके सामने एक ऐसी ऐसी कंडीशन रख दे जो आपको ऑन द टाइम आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. ये क्या है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो जो नेगोशिएटर्स होते हैं उनका उनकी एक्सपर्टीज क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में. जो आपने मनी आइस में देखा होगा, जो लिस्बन होती है वो क्या कर रही होती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है, वो नेगोशिएट कर रही होती है ताकि दोनों के लिए बेस्ट आउटकम निकल के आए. एक्टिव लिसनिंग: अगर आप किसी के साथ नेगोशिएट कर रहे हो, आपको एक्टिवली सुनना पड़ेगा. मे बी वो कोई ऐसा ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन बोले जो आप बोल रहे हो, अरे मैंने तो सुना ही नहीं था, वो क्या बोले, भाई मैंने बोला था, तुमने नहीं सुना, तुम्हारी प्रॉब्लम है, अब करो, करके दो. अगर आप एक्टिवली सुनोगे तो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों का ही बिल्डअप रहेगा. उसके बाद क्या होता है, पर्सुएसिवनेस क्या होता है, ऐसे नहीं कि आपने एक बार बोल दिया तो हो गया. नेगोशिएटर क्या है, वो चलता रहता है. कम एंड फोर्थ वाला है, द एबिलिटी टू कन्विंस द अदर पार्टी दैट द टर्म्स यू हैव सेट फोर्थ आर जस्टिफाइड एंड गेट देम टू अग्री. इज पर्सुएसिवनेस. पर्सुएसिवनेस का एक का मीनिंग होता है परसुएड करना, किसी को पुश करना. पर्सुएसिवनेस से समझ रहे हो, पुश करना, तो आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं पुश ही कर रहे हो कि वो अग्री कर जाए. इन अदर वर्ड, सक्सेसफुल नेगोशिएटर हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द अदर पार्टी. अब कहते हैं ना, कोई कोई हमारे दोस्त होते हैं बड़ी, वो तो मतलब बड़ी जल्दी बार्गेन कर लेते हैं. वो भी क्या है, उनकी एक स्किल है. आइडेंटिफाई ट्रेड ऑफ मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बेस्ट बेस्ट हमारा जो डील है वो क्या हो सकती है. ट्रेड ऑफ मतलब हमेशा डील में ये नहीं होता कि मैंने आपको कंपनी के 50% शेयर्स दिए, क्या 60% आपको कंपनी का पार्ट दिया, 40% पार्ट दिया, तो सिर्फ मुझे पैसा मिलेगा. आप कभी कभी ट्रेड ऑफ भी करते हो. आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि मैं आपको अपने एम्प्लॉइज भी दूंगा, अपने टेक्नोलॉजी भी दूंगा, अपना सॉफ्टवेयर भी दूंगा. ये सब क्या है, ट्रेड ऑफ है कि ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, या कहीं ये मुझे एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा. की स्ट्रेटजीज इन नेगोशिएशन. की स्ट्रेटजीज क्या होती है, the naive approach to negotiation is based on a reactive tactic rather than taking the proactive approach. The biggest downside of the reactive approach is that the outcome of possible outcome will be a function of proposal demanding coming from your counterpart. Engaging with stakeholder other than the obvious counterpart. क्या होता है, before you begin the negotiation process, think about all the parties other than the counterpart that have an interest in the outcome of the negotiation. हमें बस ये नहीं, अगर मैं अगर जापान से डील कर रही हूँ, मुझे बस ये नहीं सोचना है कि हाँ ठीक है पैसा आ रहा है. मुझे ये भी देखना पड़ता है कि जापान के साथ हमारे गवर्नमेंट रिलेशंस अच्छे हैं या नहीं है, या बाकी के लोग जो इन्वॉल्व हैं उनके लिए ये कैसा आउटकम होगा, उनके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा. This strategy is influenced used in legal cases where a hostile party is disciplined by using another related party is the value chain by negotiation with the latter to half halt supplies to the former. Find out about potential allies to the at the planning stage. Potential allies क्या होते हैं हमारे, जब हम प्लान कर रहे होते हैं. एलाइज होते हैं जो हमारे जुड़े होते हैं. एलाइज रिलायंस क्या है, जुड़े होना. एलाइज क्या है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो हमें अपने एलाइज के बारे में पता करना है प्लानिंग स्टेज पे ही कि क्या वो जो हम नेगोशिएशन करने जा रहे हैं, जो हम डील फाइनल करने जा रहे हैं, वो सपोर्ट में है भी या नहीं है. कि आप तो करा और वो बोले अरे ये क्या किया भाई, हमसे तो पूछा ही नहीं. आइडेंटिफाई योर potential adversaries. Identify your potential adversaries क्या होता है, just as you identify your allies, the process of identification of potential sorry मेरा mic, just a minute. Identify your potential adversaries. Just as you identify your allies, the process of identification of potential adversaries who can potentially derail the negotiation is really important. If possible, address the concerns of your opponent. Just a minute. If possible, address the concern of your opponents to prevent them from forming a damaging alliance and trying to block the negotiation. मतलब एडवर्सरीज क्या होती है, जैसे हम लोग आपने देखा होगा, ये ऑटो वाले होते हैं, इनकी एसोसिएशन होती है. जो कार्स वाले हैं उनकी एसोसिएशन है, बहुत सारे लोगों की एसोसिएशन होती है. अगर आप कोई ऐसी डील करने जा रहे हो, मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल देती हूँ. विश्वविद्यालय से लेके और अपने कॉलेज तक, कोई भी कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक लेते हैं, 50 रुपीज ऑटो का लेते हैं. और ये क्या है, सब ऑटो वाले 50 लेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सेट कर रखा है. अब आप ना धीरे से नेगोशिएट करके सबको ना 40-40 रुपए में लेके जा रहे हो ताकि ज्यादा लोग आए. अब क्या है, अगर यही चीज आपके एलाइज को या आपके ओपोनेंट्स को या आपके साथ के लोगों को पता लग गई, तो वो क्या करेंगे, आपके अगेंस्ट एक पार्टी बनाएंगे कि इसको तो इस एरिया से निकालो.
ये तो गद्दार है। यूज़ योर लेवरेज इफेक्टिवली। आपने देखा होगा, बहुत मूवीज़ में देखा होगा यार, जो लॉ फर्म्स होती है वो क्या करती है, एक लेवरेज इकट्ठा करती है। इस कंपनी के अगेंस्ट एक छोटी-सी गलती इकट्ठा करती है जो वो उनके अगेंस्ट यूज़ कर सके। हम करते नहीं है अपने भाई-बहन का, पहले तो राज़ पता कर लेंगे, फिर वो लेवरेज बना के उनसे काम कराते रहेंगे। ये भी क्या नेगोशिएशन है? वर्क ऑन योर बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। ये क्या है? बँटना, बँटना, बाँटना। वर्क ऑन योर बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। मतलब जो आप नेगोशिएशन करना चाह रहे हो या आपने जिस एग्रीमेंट पे नेगोशिएट किया, आप ऐसे ही तो नहीं ना, उसने अगर बोल दिया भाई कि नहीं, मैं तो, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने गए या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो क्या है, उसके पास आपकी थोड़ी-सी लेवरेज है। उसने कहा मान लो 20 लाख की प्रॉपर्टी है, वो 50 लाख रुपए की ही बेचेगा। वो कहेगा नहीं 50 लाख की ही। तो आप क्या सोचोगे कि 50 लाख देने से अच्छा मैं कोई और अल्टरनेटिव ढूँढ लेता हूँ। नहीं तो 50 लाख रुपए में मुझे ज़्यादा ज़मीन मिल जाए। बट ना इज द नेक्स्ट बेस्ट डील अवेलेबल विद यू इन केस द नेगोशिएशन विद द पार्टी फेल्स। मतलब अगर आप अच्छे से नेगोशिएट नहीं कर पाए या सामने वाला आपके साथ नेगोशिएशन करने के लिए रेडी नहीं है, तो आप क्या सोचते हो, आप अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढो। है ना? कभी कभी क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारा आईआईएम में एडमिशन हो या हमारा आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हो या हमारा एम्स में एडमिशन हो, नहीं हो पाता है तो क्या हुआ, हमें ऐसा रुकना थोड़ी। हम क्या सोचेंगे, इससे नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है। जैसे आईआईटी दिल्ली नहीं तो डीटीयू सही, डीटीयू नहीं तो एनआईटी सही। ये सब क्या है, आपके बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढना। आप जॉब करना चाहते हो, आपने लेते होटल इंडस्ट्री या आपने बिग फोर्स ढूंढी, आपकी बिग फोर्स में नहीं लगी तो क्या हुआ, ऐसा तो है नहीं आप जॉब नहीं करोगे, अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे। ये आपकी नेगोशिएशन है। वर्क ऑन योर बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड अग्रीमेंट्स. You will feel more confident walking into the negotiation room if you have prepared your BATNA. It will also give you the leverage to demand more from the other party. जैसे कभी-कभी आपने देखा होगा, अगर आप कहीं पे जॉब लेने जाते हो, लेट्स से मेरी जॉब कंपनी ए में लग गई, मैं कंपनी एक्स में काम करती हूँ, कंपनी एक्स में मुझे 50,000 सैलरी मिल रही है, कंपनी ए मुझे 80,000 देने को रेडी है। अब ये चीज जाके मैंने अपनी कंपनी को, कंपनी एक्स को बताई कि देखो भाई, मुझे ये लोग तो 80,000 रुपए दे रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ कंपनी छोड़ के, अगर तुमको देना है तो दो, वरना मैं वहां काम करूंगा। तो क्या है, आप अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, या तो आप छोड़ दोगे, अपना बेस्ट ऑल्टरनेटिव लेके जा रहे हो ना, कि अगर मैंने कंपनी में काम नहीं किया तो मेरे पास है तो सही। तो क्या है, ये आपके पास लेवरेज है कि आपके पास जॉब है, तो आप डिमांड भी कर सकते हो कि नहीं, तो मे बी आपकी कंपनी एग्री कर जाए, मे बी वो नेगोशिएट करे कि चलो ठीक है, हम 80,000 नहीं, हम आपको 75,000 रुपीज ऑफर कर रहे हैं और साथ में हम आपको ये फैसिलिटीज देंगे। ये सब क्या है, नेगोशिएशन है। तो आप देखोगे कि ये आप सोचोगे कि इस सेम कंपनी में रह के मैं कंफर्टेबल भी हूँ, मुझे कुछ नया नया सीखने की जरूरत है, मे बी इट इज बेस्ट फॉर मी। द फर्स्ट स्टेप इज टू लिस्ट डाउन ऑल योर ऑप्शन, चेक हाउ फीजिबल एंड व्हिच वन इज। मे बी क्या हो सकता है, अब 80,000 लेते आपको कंपनी दे रही है, मे बी आपको 1 लाख रुपए वो कंपनी दे जो जाके बैंगलोर में है। फिर आप सोचोगे मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, मुझे यहाँ अच्छा खाना मिल रहा है, मेरी फैमिली यहाँ है, तो मैं क्या करने जाऊँ बैंगलोर। मे बी पैसा मिल सकता है, लेकिन आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, आप फीजिबल और एक्शनेबल कंडीशंस देखते हो। द सेकंड स्टेप इज टू मेक द सेम असेसमेंट ऑफ योर काउंटर पार्ट अवेलेबल एंड एक्शनेबल ऑप्शन। सिर्फ अपना जो आप ऑफर कर रहे हो सिर्फ वही नहीं देखना होता। अब आपका काउंटर पार्ट आपको क्या कह रहे हैं कि आप 75,000 ले लो, लेकिन आपको ये बेनिफिट दे देंगे हम, तो हमें ये असेस करना है कि उसका बेनिफिशियल है या नहीं है हमें। अब लेवरेज एंड नेगोशिएशन, लेवरेज एक बहुत बड़ा रोल, अगर आप लोगों को नेगोशिएशन समझना है ना, कम्युनिकेशन ये वाला टॉपिक समझना है, तो सूत एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, आप वो देखो। उनका पूरा ही नेगोशिएशन लेवरेज पे होता है। वो लॉयर्स की फर्म है, वो जिसके साथ भी नेगोशिएट करना चाहते हैं वो उनका एक लेवरेज ढूंढते हैं, फिर वो उस लेवरेज को उनके अगेंस्ट यूज करते हैं नेगोशिएट करने के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स ड्यूरिंग अ कन्फ्लिक्ट। जो भी कन्फ्लिक्ट होता है, मैंने जैसे आपको बताया था, तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप कन्फ्लिक्ट मैनेज नहीं करोगे तो वो आपके अगेंस्ट यूज होगा, वो आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। क्या स्ट्रैटेजीज होती है, एक्टिव लिसनिंग, अच्छे से सुनो, अपनी टोन और पिच को देख के चलो। अब कहते हैं ना, पहले ही बहस हो रही है, क्यों आग में घी डालना है, ऐसे मत करो, अपनी टोन पिच देख के चलो। आप अपने अपने मैनेजर के साथ या अपने एम्प्लॉइज के साथ या अपने सबॉर्डिनेट के साथ अच्छे से बात करो, एक प्यार से बात करो, ताकि अगर आप कुछ फीडबैक भी दे रहे हो तो उसे गलत ना लेके जाए। टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है, लेट्स से आपके घर में कलेश चल रहा है, बड़ी लड़ाई चल रही है, उस टाइम अगर आप जाके ये बोलोगे ना, मम्मी ये दिलवा दो, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। आप टाइमिंग देखो, मम्मी का मूड कब अच्छा है, फिर जाके आराम से धीरे से बोल दो ये चाहिए। ऐसा ही कॉर्पोरेट में आप अपनी टाइमिंग देखो, कि अगर एक टीम में बहुत कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो रादर देन और उन पे बोझ डालना, रादर देन और उस पे काम देना, आप क्या करोगे, पहले उन लोगों को सॉर्ट आउट करोगे, ताकि जब वो नया काम करे तो एक वो क्लियर माइंड से शुरू करे। कीप योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन चेक। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, आप कैसे बैठ रहे हो। अब आप बीइंग अ मैनेजर जाके ऐसे ही अपने एम्प्लॉइज को हक करने लग जाओगे, तो क्या लग जाएगा, आप पे पोस्ट लग जाएगा वहीं पे। नॉन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स, मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज ना करो जो जो एक फ्यूचर जस्टिफिकेशन बना दे, लाइक नेवर, एवर, ऑलवेज एज एन एक्सप्रेशन ऑफ एम्फेसिस, बिकॉज इट कैन फर्दर एग्रीवेट द सिचुएशन, स्पार्क अ फ्रेश सीरीज ऑफ आर्गुमेंट्स। जैसे क्या होता है कि मैं तो हमेशा ऐसे ही करूंगा, मे बी आप कल से ऐसा ना करो ना, आप अपने स्टेटमेंट्स देख के चलो, ऐसी चीजें अवॉइड, यूज स्टेटमेंट, यूज आई इंस्टेड। जैसे कि तुमने किया ये क्या होता है, हम मतलब दूसरे के को ब्लेम करना। Why did you give away all the credit of success to Mr. X? Instead, use I statement. Like I felt dejected when all the credit given. जैसे क्या होता है, कभी-कभी हमें क्या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी और को पिन पॉइंट करने से अच्छा क्या करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें कि आपने इनके साथ ये किया, आपने इनको ये दिया, इससे अच्छा आप क्या कहो कि अगर आप मुझे भी ये देते तो मुझे अच्छा लगता। ये सब चीजें क्या होती है, यू आई, ये सब आपको यूज, आपको देख के चलना पड़ता है, आप ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते हो। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अपनी मिस्टेक्स को ओन करना सीखो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, अवॉइड जजमेंट्स। ऐसे ही जजमेंट्स नहीं क्रिएट करना है, मतलब अगर कोई कपड़े अच्छे नहीं डाल के आ रहा है तो आपको उसको जज नहीं करना। आप कॉर्पोरेट में बैठे हो, आप कंपनी में बैठे हो, आपको आपका बिहेवियर अच्छा दिखाना है, मे बी उसके घर में प्रॉब्लम हो। मेंटरिंग एंड अप्रेजल्स, ये हमने एचआर में पढ़ा था, बहुत अच्छे से मेंटरिंग होता है, अपने साथ वालों को सिखाना, और कोई भी चीज सिखाने के लिए आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आप एंगेजमेंट बना के रखो, क्वेश्चंस पूछो, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो, जनरेशन गैप पे ध्यान दो। मे बी आपके ऐसे एम्प्लॉइज है जो बहुत एजेड है, उनको नहीं समझ आ रही उतनी जल्दी, टेक्नोलॉजी को यूज करो, वीडियोस बना के लाओ, पीपीटीज यूज करो। अप्रेजल क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
अच्छा काम करे तो उनको दो, वन टू वन कम्युनिकेशन करो, अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तब भी आप वन टू वन करो, लिसन एंड डिस्कस ओपनली, चीज़ें को ओपनली डिस्कस करो ताकि हर कोई कॉन्फिडेंट फील करे। ऐसे नहीं हर कोई सोचे यार मैं ही जाके बोल दूँ कोई और बोले ही ना, सेलिब्रेट द आउटकम, अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं तो उनको सेलिब्रेट करो। सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होती है? डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होती है हमारी, जो हम ऑनलाइन एड्स देखते हो, ब्लॉग्स देखते हो, पॉडकास्ट देखते हो, ये सब सोशल फेसबुक पे, ये सब क्या है? डिजिटल कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसमें जो एड्स आ रही है, इसपे जो भी सब आ रहे हैं, जो भी कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ये सब क्या है? टीवीज़ क्या है? द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग सोशल मीडिया इज़ दैट देयर इज़ हार्डली एनी कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन इट। इतना महँगा नहीं है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन एज़ अ की एक्सटर्नल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। ये सोशल मीडिया कम्युनिकेशन क्या है? और कंपोनेंट है हमारी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आप न्यूज़लेटर थोड़ी भेजोगे, आप एक-एक पर्सनल मेल थोड़ी ना भेजोगे। ये सब कम्युनिकेशन यूजिंग सोशल मीडिया कैंपेन। सोशल मीडिया कैंपेन्स जैसे यूट्यूब है, ट्विटर है, इस पे कैंपेन्स चलते हैं ना, फेसबुक है, जैसे आपने देखा होगा अभी एलजीबीटीक्यू के जो कैंपेन्स होते हैं, प्लांट ट्री के कैंपेन्स होते हैं, सेव गर्ल चाइल्ड के कैंपेन्स होते हैं, ये सब क्या है हमारे इन सब प्लेटफॉर्म्स पे मिलते हैं, ब्लॉग्स। चैलेंजेस क्या है? हमें बार-बार कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इतना कंटेंट है, आपका तो कब आउटडेटेड हो जाएगा 2 दिन में पता ही नहीं लगेगा। हमें कभी-कभी टारगेट ग्रुप्स के लिए कंटेंट को कस्टमाइज़ करना पड़ता है। जैसे अगर दिवाली है, तो कैडबरी उस हिसाब से बनाएगी। लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ एंड रिसोर्सेज़ कुछ-कुछ कई-कई लोग कई-कई लोगों की एक्सपर्टीज़ होती है, बट मेरा अगर छोटा-सा बिज़नेस है या मैं अभी न्यू यूट्यूबर हूँ, तो मेरे पास मे बी वो रिसोर्सेज़ या वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, लीगल एस्पेक्ट्स। आप कोई भी कंटेंट डाल रहे हो, आपको लीगल एस्पेक्ट का ध्यान रखना पड़ता है। आप ऐसा कुछ ना डालो जो किसी भी सामने वाली पार्टी के लिए ऑफेंसिव हो या किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वो वायलेट करे। दिस इज़ द एंड ऑफ इट। इसमें इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसमें वो टॉपिक्स भी थे जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, जिसकी डिटेल मुझे देने की ज़रूरत नहीं थी, जो आप खुद ही अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिए। एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, जस्ट फील फ्री टू पिक। थैंक यू।